पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम कुन अपनी बहन कलाइमा को ओर्ग से बचा लेता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर वापस बाहर लाने लगता है। और जब कलाइमा होश में आती है तो वो अपने हाथ में एक तलवार पाती है और जब वो उस तलवार को ध्यान से देखती है तो उस पे उसके भाई का मैसेज लिखा होता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। और फिर क्रोम की लड़ाई गार्गोयल नाम के एक मॉन्स्टर से हो जाती है जिसे क्रोम बड़ी मुश्किल से हरा देता है और उसे इससे 108 एक्सपी मिलती है और उसका लेवल भी 18 से 20 हो जाता है। फिर उसका इवोल्यूशन घूल से एक शेप शिफ्टर में हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम अपने नए शरीर को देख रहा होता है और फिर पानी में देखते हुए कहता है, मेरा शरीर सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मेरे तो सारे कपड़े भी फट गए हैं। और अपने मास्क को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे चिपका हुआ होता है और वो नहीं उतरता। तो क्रोम कुन सोचता है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं उतर रहा है, वैसे मैं अब घूल से तो हाई लेवल पर पहुंच गया हूँ। ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन के बाद मॉन्स्टर अपने नजदीकी मॉन्स्टर में इवोल्व हो जाते हैं। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं इंसान जैसा दिखूं, पर इस चीज को किधर से भी देख लो ये तो बिल्कुल ही मॉन्स्टर जैसा लगता है। अब शायद मुझे नेक्स्ट इवोल्यूशन का इंतजार करना पड़ेगा। और तभी सिस्टम स्क्रीन आती है जिसपे जो बताती है शेप शिफ्टर, एक ऐसा अनडेड मॉन्स्टर जो किसी भी लिविंग चीज का रूप ले सकता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इसकी असली फॉर्म को देख लेता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये देखकर क्रोम सोचता है, ये सच में घूल से तो बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, चलो देखता हूँ इसके पास और क्या स्किल है। और वो अपनी स्टेटस विंडो को खोलने लगता है और फिर हमें शेप शिफ्टर की जानकारी दी जाती है। लेवल 20, हेल्थ पॉइंट 48, माना पॉइंट 9, रैंक सी। और स्किल्स में रीजनरेशन के साथ मास्क्यूरेड नाम की स्किल भी जुड़ जाती है। तो क्रोम उन स्टेटस को देखकर कहता है, ये घूल के स्टेटस से तो काफी ज्यादा हाई है। एक सी रैंक का मॉन्स्टर सच में ताकतवर होता है क्योंकि इन्हें हराने के लिए कम से कम एक मिड रेंज एडवेंचरस की पार्टी की तो जरूरत पड़ती ही है। और तभी वो अपनी नई स्किल को देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या मास्क्यूरेड, क्या मैं अपनी इस नई स्किल से वापस से ह्यूमन बन सकता हूँ? चलो चेक कर लेते हैं। और क्रोम अपनी नई स्किल मास्क्यूरेड को एक्टिवेट कर देता है और वो देखता है कि उसका मास्क हवा में उड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही बदलने लग जाता है। और फिर जब क्रोम तालाब के पानी में देखता है तो उसको अपना चेहरा इंसानों जैसा दिखने लगता है और उस चेहरे को देखकर कहता है, मैं तो पहले जैसा लग रहा हूँ, सच में ये तो कमाल हो गया। और फिर बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज भी वापस आ गई होती है। तो क्रोम कहता है, ये थोड़ी कठोर जरूर है लेकिन मेरी आवाज वापस से काम कर रही है और अगर मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा छिपा लूं तो मैं आराम से इंसानों के बीच भी जा सकता हूँ। पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पावर धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। और वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है तो उसे मास्कुरेड स्किल के बारे में पता चलता है जो उसे बताती है कि ये स्किल तुम्हें टेम्परेली ह्यूमन फॉर्म में बदल देती है, लेकिन ये इसके लिए हर 10 मिनट में एक माना पॉइंट कंज्यूम करती है। तो क्रोम कुन सोचता है, मेरी मैक्स माना पॉइंट 26 है, इसका मतलब ये है कि मैं 4 घंटे तक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। ऐसे तो मेरा सिटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं कभी भी माना पॉइंट ड्रेन होने के बाद वापस से इस मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाऊंगा। पर मेरे पास अब भी होप है, मैं अब भी लेवल अप करके मेरे माना पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये होने के बाद मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट इवोल्यूशन में मुझे और भी बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से दोबारा लेवल अप करने के काम पर वापस से लग जाता हूँ और लेवलिंग पर ध्यान देता हूँ। और तभी वहां डंजन की दीवार टूटने लगती है और उससे हुई आवाज से क्रोम चौंक जाता है और वो डंजन के ऊपर छत को देखने लगता है और नीचे बैठते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या यहाँ कोई अर्थक्वेक आया है? तभी क्रोम देखता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा होता है। तो क्रोम बचने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है। वो पत्थर सीधे जाकर जस्ट क्रोम के आगे आकर गिरता है। तो क्रोम कहता है, बच गया, ये तो बहुत ही करीब था। आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या यहाँ डंजन डिजास्टर चल रहा है?
मैंने सुना था कि अर्थ के नीचे बहुत बड़े मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनसे लगातार माना बहता रहता है और वो माना गुफा में इकट्ठा होता रहता है। उन्हीं गुफाओं को डंजन कहते हैं। और जब ये माना अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो एक आउटब्रस्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है और बहुत से मॉन्स्टर्स को अपनी जगह से आजाद भी कर देता है। इसे ही डंजन डिजास्टर भी कहते हैं। क्या यहाँ मुझे सी रैंक मॉन्स्टर का दिखना इसी बात का साइन था? वैसे इन छोटे मोटे हादसों से इस कंक्लूजन पर आना कि ये एक डंजन डिजास्टर है, ये अभी बहुत जल्दी होगा। और इतना कहते ही क्रोम के सामने एक गारगोयल आ जाता है। वो गारगोयल लेवल 20 पर होता है और गुस्से से चिल्ला रहा होता है। तो क्रोम डरकर जल्दी से पीछे हटते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा था। और तभी गारगोयल क्रोम पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम जल्दी से साइड में होकर उस अटैक को डोज कर लेता है और मन में सोचता है, मैं अपने हाथों से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे हाथों में पंजे नहीं है, इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे सीधा गारगोयल के सर पे मारता है, पर उस पत्थर का गारगोयल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो क्रोम कहता है, मैं इस ह्यूमन फॉर्म में अपनी ताकत का यूज भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? पर तभी गारगोयल अपना फ्लेम अटैक क्रोम कुन पर कर देता है और क्रोम कुन का हाथ जलने लगता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, गारगोयल अपनी आग को चीरते हुए अपनी तलवार से क्रोम कुन पर अटैक करने आता है, लेकिन तब तक क्रोम अपने वापस से शेप शिफ्टर वाली फॉर्म में आ जाता है और एक ताकतवर घूसक गारगोयल को मारता है। और क्रोम वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तू तेरी पत्थर की बॉडी लेकर मुझ पर अटैक करने वाला है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मैं उतना भी कमजोर नहीं रहा हूँ। और फिर अपनी पावर को इकट्ठा करके एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे गारगोयल की गर्दन टूटकर दूर जाकर गिरती है और इससे क्रोम को 90 एक्सपी मिलती है। फिर क्रोमकुम अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करके अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करने लगता है और कहता है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं रीजनरेशन की वजह से फ्लेम के अंदर से भी अटैक कर पाया, पर अगर देखा जाए तो मैंने इस गारगोयल को आराम से हरा दिया और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही एक ओर्ग से भी निपट सकता हूँ। मॉन्स्टर वैसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं होता और यही इनका वीक पॉइंट है, पर मेरे पास ऐसा कोई वीकनेस नहीं है और मेरे पास डंजन माना का रेजिस्टेंस भी है, जिससे कि मैं थका हुआ भी महसूस नहीं करता। और ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन तक भी पहुंच जाऊंगा। और सोचता है, अब तो मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ तो मुझे अब यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे अब यहाँ कितने भी गारगोयल क्यों ना जाए, मैं अकेला ही उनसे निपट सकता हूँ। और क्रोम का इतना कहते ही वहाँ बहुत से गारगोयल उसके सामने आने लगते हैं, जो गुस्से से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो क्रोम डरकर वहां से भागते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये मेरे लिए सच में अभी तो इम्पॉसिबल है। और भागता हुआ एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और उन्हें जाते हुए देखता है और फिर कहता है, आखिरकार वो चले गए। और कहता है, ये तो क्लियर है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डंजन में कुछ न कुछ तो हो रहा है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। और फिर हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्रोम अपने हाथ से एक तलवार को रोक रहा होता है और अपने पंजे से एक खतरनाक अटैक करता है और वहाँ सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और बताती है, इससे आपको 90 एक्सपी मिली है और आपका लेवल 20 से 21 हो गया है। तो क्रोमकुन गारगोयल की बॉडी को देखते हुए कहता है, एक शेप शिफ्टर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और देखा जाए तो जब मैं घूल था तो मुझे एक गारगोयल से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, पर अब मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ को देखकर कहता है, ओह, इसकी तलवार से मुझे एक कट लग गया। और अपनी रीजनरेशन स्किल की मदद से उसे भरने लगता है और कहता है, मेरे शरीर की फिजिकल एबिलिटी एक्सीलेंट है, मेरे पास पंजे हैं और दांत भी, जो कि अटैक करने के लिए काफी हैं, और मेरे पास 2 स्किल्स भी हैं। और वैसे भी एक मॉन्स्टर की बॉडी एक इंसान से तो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर हमें क्रोम का लेवल दिखाया जाता है, जो कि अब 21 पर पहुंच गया होता है। तो क्रोम ये देखकर कहता है,
मेरा नेक्स्ट इवोल्यूशन लेवल 50 पर होगा। लगता है ये जल्दी ही हो जाएगा। पर यहाँ सी रैंक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, जबकि यहाँ तो सिर्फ डी रैंक मॉन्स्टर ही होने चाहिए। यहाँ पक्का ही डंजन डिजास्टर हो रहा है, और वो ओर्ग भी इस बात का ही साइन था, क्योंकि ओर्ग तो डंजन में बहुत ही डीप में होते हैं, और जब एक बार डंजन डिजास्टर शुरू हो जाता है तो बहुत से हाई लेवल मॉन्स्टर बाहर दिखने लगते हैं, और वो हर जगह एरिया को घेर कर तबाही मचाने लगते हैं। एक डंजन डिजास्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डंजन के हार्ट को हरा दिया जाए, जो कि डंजन का बॉस होता है। ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये डंजन डिजास्टर कब तक चलता रहेगा। और तभी क्रोम को गुफा में से कोई आता हुआ महसूस होता है, तो वो जल्दी से पत्थर के पीछे छिप जाता है और वहां एक पैर दिखाई देता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो एक फ्रैंक नाम का एडवेंचरर होता है, जो कि लेवल 20 पर होता है। और वो कहता है अभी थोड़ी देर पहले जो अर्थक्वेक आया था वो इस बात का सबूत है कि यहाँ डंजन डिजास्टर आ रहा है, और यहाँ मैंने बहुत से गारगोयल भी देखे हैं। तो फ्रैंक का साथी गाइडो कहता है सच में ये कितनी खराब टाइमिंग है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाकर गिल्ड में रिपोर्ट करना चाहिए। और उनकी तीसरी साथी एक लड़की होती है जिसका नाम सैली होता है। वो कहती है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो गाइडो, हमें तो उसे जाकर हराना चाहिए इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए या फिर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। और इधर पत्थर के पीछे छिपा क्रोम सोच रहा होता है आज तो मैं गलत जगह फंस गया, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे नोटिस कर लिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इन सब के लेवल भी थोड़े से तो हाई हैं, और अगर देखा जाए तो कमाइला की पार्टी से तो बहुत हाई हैं। अगर हमारे बीच कोई लड़ाई हुई तो ये पक्का ही मेरा अचार बना देंगे। और इधर गाइडो कह रहा होता है पर हमें इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो फ्रैंक उसे कहता है कि एक डंजन डिजास्टर टाइम बीतते बीतते बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि हमने इसे बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया है। तो गाइडो कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें यहाँ लड़ना होगा, क्या तुम्हें ये ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर यहाँ डंजन डिजास्टर हो रहा है तो यहाँ बॉस लेवल के मॉन्स्टर होंगे जो कि अपनी फॉर्म चेंज कर रहे होंगे, और सीधे शब्दों में कहूँ तो एक डंजन के लॉर्ड को चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और हमारे पास तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो फ्रैंक हंसते हुए कहता है तो फिर क्या हुआ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उस बॉस को हरा सकते हो, और यहाँ तो हम तीन हैं, तीनों मिलकर उसे आराम से हरा देंगे। और गाइडो कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा ही कह रहे हो। अगर ये एरिया एक मॉन्स्टर का घोंसला बन गया तो मेरे कॉमर्स पर बहुत ही नेगेटिव फर्क पड़ने वाला है, और जैसा तुम कह रहे हो यहाँ पे डेंजर उससे बहुत ज्यादा है, और इसका डैमेज भी बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये डैमेज सिर्फ मॉन्स्टर के अटैक से ही नहीं होगा, बल्कि बाहर बेरोजगारी और भूखमरी भी साथ में ही फैल जाएगी। तो फ्रैंक कहता है हम सब एडवेंचरर हैं, और चैलेंज लेना और उन्हें हराना ये हमारा काम है, ताकि हम शहर को सुरक्षित रख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और क्रोम को याद आने लगता है जब मॉन्स्टर्स ने उसके परिवार पर हमला किया था और उन्हें मार दिया था, तो वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और इधर गाइडो अपने दोस्तों से कह रहा होता है मुझे फिर भी नहीं लगता कि हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। तो फ्रैंक गाइडो से कहता है तुम्हें तो पता ही है कि सैली के परिवार वालों को भी एक डंजन डिजास्टर में ही मार दिया गया था, और उसका तो पूरा टाउन ही खत्म हो गया है। तो फिर हम ये चीज और किसी के साथ कैसे होने दे सकते हैं? और हम सैली को देखते हैं जो ये सब सुनकर थोड़ी दुखी सी हो जाती है। और इधर क्रोम भी नीचे झुका हुआ कह रहा होता है इस लड़की की सिचुएशन तो सेम मेरी जैसी है, नहीं इसकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि हमारा टाउन तो वापस से बन गया था। तो फ्रैंक कहता है सीधी सी बात है कि रिस्क हमारी जिंदगी का है, इसलिए मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा और किसी को कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की लाइफ को सेव करना ही हमारी ड्यूटी है। और तभी गाइडो की नजर पत्थर के पीछे छिपे क्रोम को देख लेती है, और वो जल्दी से अपने हाथ में तीर कमान लेकर तीर छोड़ देता है,
जो सीधा क्रोम कुन के जस्ट सामने से गुजरते हुए दीवार पर जाकर लगता है। तो क्रोम सोचता है मैं इतना ज्यादा छिपा हुआ था फिर भी इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और इधर गाइडो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरी स्किल आई ऑफ आर्टनिंग ने मुझे एक रेस्पॉन्स दिया है, मुझे पता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। और इधर क्रोम सोच रहा होता है अगर अब मैं यहाँ से भागा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। और वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इधर फ्रैंक कह रहा होता है हम तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। और वो उल्टी गिनती गिनने लगता है 3, 2, 1 और फिर अपनी तलवार से मैजिक इमिट करता है। और इधर पत्थर के पीछे क्रोम भी अपनी मास्कुरेड स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रोम अपने इंसान वाली फॉर्म में आकर बाहर आ जाता है और कहता है मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। तो फ्रैंक उसे देखकर कहता है ओह एक इंसान, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और गाइडो अपनी तीर कमान संभालते हुए कहता है तुम यहाँ छुप क्यों रहे थे। तो क्रोम जवाब देता है मुझे नहीं पता था कि तुम एक एडवेंचरर हो या फिर कोई डाकू हो। वैसे चाहे तुम डाकू नहीं भी हो पर फिर भी डंजन्स के अंदर किसी दूसरे से अचानक मिलना मुसीबत खड़ी कर देता है। और गाइडो उसे शक की नजर से देखते हुए कहता है सच में ये इंसान कितना वियर्ड है, इसके पास जरूरत से ज्यादा गार्ड हो रहा है। और सबसे खराब बात तो ये है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पर क्रोम चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ होता है। और गाइडो सोचता है क्या मुझे इसे शूट कर देना चाहिए। और फ्रैंक सोच रहा होता है मुझे ये कोई साधारण सा एडवेंचरर नहीं लग रहा है, इसमें जरूर कोई ना कोई तो बात है। और क्रोम सोचता है मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म से इन्हें ट्रिक कर दूंगा, पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा ऐसे करने से सिचुएशन में कोई अच्छा बदलाव आएगा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि क्रोम अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है वैसे तो मैंने इंस्टेंटली अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया, पर मुझे लग रहा है कि इन्हें अभी भी मुझ पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है, और खासकर इस तीर कमान वाले लड़के को। और फिर फ्रैंक कहता है मैं माफी चाहता हूँ, गाइडो एक अनफ्रेंडली गाय है, मैं चाहूंगा कि तुम उसको इग्नोर करो और उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लो। और मन में सोचता है ये डंजन के मिडिल लेयर केव में है और फिर भी इसको एक स्क्रैच तक नहीं हुआ है, लगता है इसके पास कोई बहुत ही अच्छी स्किल है जिसकी वजह से ये अभी तक सही सलामत है। अगर मैं इसके गंदे कपड़ों को देखकर जज करूं तो ये कम से कम 1 दिन से तो यहाँ अंदर है। क्या ये अकेला है? पर इसका वेपन कहाँ है और इसका लेवल कितना है? हमने वैसे तो इसे शांत कर दिया है पर ये मुझे अभी भी बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वैसे डिस्ट्रस्टफुल होना एक एडवेंचरर की अच्छी क्वालिटी है, पर गाइडो तो ये बहुत ज्यादा दिखाता है। और इधर क्रोम सोच रहा होता है ये बहुत बुरा हो सकता है, अगर इन्होंने मेरी और ज्यादा छानबीन की तो मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर ही दूंगा और ये मुझ पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले इन पर अटैक कर दूं और इन्हें डराकर यहाँ से भाग जाऊं, पर अभी मुझे क्या करना चाहिए। और फ्रैंक भी उसे देखकर यही सोच रहा होता है कि मुझे अब इसके साथ क्या करना चाहिए। पर तभी सैली क्रोम के पास आते हुए कहती है अभी इस वक्त यहाँ डंजन डिजास्टर चल रहा है, क्या तुम अकेले सही हो? और सैली को अचानक अपने इतने पास देखकर क्रोम भी थोड़ा सा हिचक जाता है और झटके से पीछे हट जाता है। तो गाइडो चिल्लाकर कहता है सैली इतनी ज्यादा केयरलेस मत हो सकता है कि ये इंसान एक डाकू हो। तो सैली मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि मैं एक इंसान को एक बार देखते ही बता सकती हूँ कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। तो गाइडो सोचता है ये लड़की सच में पागल है, इसके दिमाग में हमेशा हैप्पी गो लकी चलता रहता है। और इधर सैली क्रोम से पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ डंजन में अकेले आए हो, तुम्हारे साथ वाले कॉमरेड्स कहाँ हैं? और क्रोम कहने वाला होता है वो तभी सैली उसे फिर से कहती है अगर तुम्हें कोई मुसीबत है तो तुम हमें बता सकते हो, हमें तुम्हारी मदद करके यहाँ से बाहर निकालने में बहुत खुशी होगी। पर क्रोम वहां से तुरंत ही भाग निकलता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
मुझे बस यहाँ से जाना है। और इधर गाइडो अपना तीर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है, नहीं गाइडो, शूट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सैली उसे भागते हुए देखकर कहती है, वो तो भाग गया, क्या वो सच में सही है? तो गाइडो सैली से कहता है, तुम्हारे दिमाग में सच में हवा भरी हुई है। हम ऐसे किसी की कैसे मदद कर सकते हैं जो अभी भी सस्पिशियस है? तो सैली अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा मीन होने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्ट्रेंज जरूर लग रहा था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं था। और अगर हम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे तो वो पक्का ही डिजास्टर में मारा जाएगा। तो फ्रैंक कहता है, वो सच में बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। मुझे लगता है कि वो कोई भागा हुआ क्रिमिनल हो सकता है, और हम फिर भी अगर उसका पीछा करते हैं तो इसका परिणाम सिर्फ फाइट ही होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो सैली कहती है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान था। तो फ्रैंक कहता है, डंजन्स में दूसरे लोगों के साथ लड़ाई लड़ना सभी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, और हो सकता है कि वो एक क्रिमिनल हो, पर हमें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से भागा है। क्योंकि गाइडो ने उसे हमारी ओर से बहुत ज्यादा डरा दिया था। ये एक खतरनाक सिचुएशन थी, पर हम में से कोई भी एक भी अटैक नहीं करने वाला था। पर सैली की काइंडनेस ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला आदमी था। वो तो बस अपने अलग रास्ते पर चुपचाप निकलना चाहता था। किसी के लिए सस्पिशियस होना और अपने दिमाग को शांत रखना एक एडवेंचरर की निशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि सैली का लोगों पर विश्वास करना किसी दिन मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलो अब उसके बारे में बातें करना बंद करते हैं और उसको भूल जाते हैं। और अब बताओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर हमें बॉस से लड़ाई करने जाना चाहिए? ये डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ गाइडो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो गाइडो सोचने लगता है, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे विचार ही नहीं रखता, बल्कि मैं सैली की सिचुएशन से भी सिंपैथाइज हूँ। ये सही है कि इस वक्त डंजन डिजास्टर को रोकना बहुत ही आसान हो सकता है, और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मैं हमेशा तुमसे पीछा रहूँगा। और अगर ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आ गई जहां हमारी मौत निश्चित हो तो मैं तुम्हें पीछे से गार्ड करूंगा और तुम्हें सेफली बाहर निकालूंगा। ये सुनकर सैली की आंखों में भी चमक आ जाती है और वो कहती है, गाइडो सैन, तुम सच में कितने अच्छे हो। और फ्रैंक उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तुम सच में बहुत शानदार इंसान हो, इसीलिए ही तुम मुझे बहुत पसंद आए। तो गाइडो कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ, क्योंकि मैं जरूरत पड़ने पर हमेशा तुम्हारी शील्ड बन जाता हूँ। और सैली कहती है, मैं भी इस बात से राजी हूँ, क्योंकि हम गिल्ड के टॉप पार्टी में गिने जाते हैं, तो हम ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। चलो फिर हम इसे वैसे ही लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, और उन सबको काट डालते हैं। और अपने मन में सोचती है, एक डंजन डिजास्टर, सच में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और जब तक मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वैसी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई वैसी मैं दोबारा किसी के साथ नहीं होने दूंगी। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है, जो भागते भागते थक जाता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा देर से भाग रहा हूँ, अब मुझे बहुत थकान हो गई है। मैं वहां से बहुत ही सस्पिशियस तरीके से भागा था, पर फिर भी वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। और उसे उस क्षण की याद आती है जब सैली उसे कह रही होती है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हें कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और क्रोम सोचता है, बहुत समय हो गया किसी ने मुझसे इस तरह काइंडली बात नहीं की थी। मुझे वैसे ही लगभग एक हफ्ता हो गया है जब मैं एक अनडेड में बदला था, और यहाँ तक कि मेरे खुद के पार्टी मेंबर भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पर सैली सच में बहुत अच्छी है। और सोचता है, वो लोग बॉस को चैलेंज करने के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो लोग सच में ये करने की ट्राई करने वाले हैं? वो देखने में तो मुझे बहुत ही हाई रैंकिंग पार्टी लग रही थी, लेकिन पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो डंजन के बॉस को हरा सकते हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और फिर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है।
मुझे उनके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। और अगर मैंने उसकी ज्यादा चिंता की तो हो सकता है कि हम आपस में दोबारा मिल जाएं और फिर शायद हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। इससे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। वो इस फाइट में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। मैं उनके रास्तों में नहीं आना चाहता और वैसे भी वो मुझ पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं कर सकता। और जब तक मैं अपनी ट्रू फॉर्म रिवील नहीं करता तब तक मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और उसे याद आता है जब फ्रैंक कह रहा होता है हम एडवेंचरर हैं और हमारे लिए नए नए चैलेंजेस लेना तो आम बात है। हमें तो हमेशा सिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। यही एक एडवेंचरर का असली काम होता है। और क्रोम बार बार यही सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए या फिर यहीं पर छिपे रहना चाहिए और अपने लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमें गाइडों को दिखाया जाता है जो अपनी तीर कमान को लिए कह रहा होता है ये माना प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, क्या सच में ये ही डंजन बॉस है। और फ्रैंक कह रहा होता है अपने गार्ड को कोई डाउन नहीं करेगा, एक क्षण के लिए भी नहीं। आज हम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर मॉन्स्टर से लड़ाई करने जा रहे हैं जितना स्ट्रोंग आज तक हमें कभी नहीं मिला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा गारगोयल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है। और फिर हमें उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। वो एक डंजन बॉस होता है और वो गारगोयल किंग होता है जो कि लेवल 30 पे होता है। और उसकी हेल्थ और माना पॉइंट भी काफी हाई होते हैं। वो एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है। और तभी गारगोयल किंग अपनी आंख खोलता है और वो गुस्से से दहाड़ता है जिससे पूरा का पूरा डंजन कांप जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डंजन बॉस बहुत तेज घुर्रा रहा होता है और अपने हाथों में 2 तलवार लिए बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और उसके स्टेटस को देखकर सैली के तो पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है क्या लेवल 30, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा हाई लेवल पे है। पर अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो हम वापस भी नहीं भाग सकते क्योंकि अगर हमने ऐसी कोई कोशिश भी की तो ये हमें तुरंत ही पकड़कर मार देगा। और तभी फ्रैंक कहता है मैं सामने से देखता हूँ, सैली तुम इसके साइड से निकलते हुए अटैक करने की कोशिश करो। थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि तुमने कभी भी इतने हाई लेवल अपोनेंट से लड़ाई नहीं की है। इस लड़ाई में तुमको अपना पूरा देना है। और अपनी स्वाड से मैजिक निकालते हुए स्वाड वेव अटैक करता है तो फ्रैंक की तलवार से एक स्वाड स्लैश निकलकर डंजन बॉस की ओर बढ़ने लगता है। तो डंजन बॉस अपनी तलवार को आगे करके उसके अटैक को आराम से रोक लेता है। तो फ्रैंक सोचता है इसने मेरे अटैक को इतने आराम से रोक लिया, पर तेरी लेफ्ट आर्म अभी डिफेंसलेस है और मैं अब उसे काट दूंगा। और उछलकर डंजन बॉस की लेफ्ट आर्म को काटने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। और फिर एक धमाका होता है और फ्रैंक देखता है कि डंजन बॉस को तो इस अटैक से एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो वो कहता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसकी स्किन तो जरूरत से ज्यादा कठोर है। और तभी डंजन बॉस के पास सैली भागती हुई आती है तो डंजन बॉस उस पर अटैक करता है, लेकिन सैली जल्दी से झुककर उस अटैक को डोज कर लेती है और कहती है इसके लेवल ने मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया था, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं है। मैं इस मॉन्स्टर से स्वाड फाइट में तो कभी नहीं हारूंगी। और फिर हमें पता चलता है कि सैली के पास स्वाड प्रिंसेस नाम की एक स्किल होती है। ये एक ऐसी स्किल होती है जो लोगों का स्वाड के लिए टैलेंट बढ़ा देती है, जिससे कोई भी स्वाड चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। और तभी सैली देखती है कि उसे अपनी स्वाड अटैक के लिए एक ओपनिंग दिख जाती है तो वो जल्दी से आगे बढ़ के डंजन बॉस के पेट पर वार करती है और उसका अटैक डायरेक्ट हिट हो जाता है। और सैली चौंकते हुए सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस पर अटैक करने के बाद भी कोई डैमेज नहीं किया है। और तभी ऊपर से एक तीर चलता है जो सीधा जाके डंजन बॉस के कंधे पर लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो गाइडो कहता है ये सब यूजलेस है, मुझे नहीं लगता कि मेरे एरो इसका कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। और फ्रैंक सोचता है तो इसकी स्पीड तो धीरे है लेकिन इसका डिफेंस बहुत हाई है, पर ये बहुत ज्यादा लंबा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार ऐसा कौन सा वार करूं जिससे कि ये आराम से हार जाए?
और मन में सोचता है अगर हम इसकी स्टोन जैसी स्किन को नहीं चीर सकते तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इसकी आंखों पर वार करें। पर यह भी इम्पॉसिबल सा काम लग रहा है क्योंकि ये अपनी दो स्वार्ड को लेकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और इसके डिफेंस को तोड़ना इम्पॉसिबल है। और तभी डंजन बॉस उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। तो फ्रैंक जल्दी से अपनी तलवार को आगे करके उस वार को रोक लेता है, लेकिन वो उस वार को रोकने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और कहता है जल्दी से कुछ सोचो, जल्दी, शायद कोई रास्ता तो होगा इससे जीतने का। और इधर डंजन बॉस गुस्से में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि डंजन बॉस और फ्रैंक के नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या इसके पास मैजिक स्किल भी है। और तभी डंजन बॉस अपनी फ्लेयर वोर्टेक्स नाम की स्किल को एक्टिव कर देता है, जिससे उसके चारों ओर आग ही आग हो जाती है। तो फ्रैंक उस आग से बचने के लिए पीछे हट जाता है और हमें दिखता है कि फ्रैंक के दोनों हाथ उस आग से जल चुके होते हैं और वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। और फिर वो सैली की ओर देखकर सोचता है लगता है सैली वैसे तो सेफ है, लेकिन इसने मुझे ऐसे जला हुआ देखकर इसकी सारी होप ही खत्म हो गई है और अगर अब मैं पीछे हटा तो हम कंप्लीटली हार जाएंगे क्योंकि मैं एक लीडर हूँ और लीडर के हारने पर उसके साथी भी हार मान लेते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगातार अटैक करते रहना होगा। और फिर वो अपनी स्वार्ड को घुमाकर स्वार्ड बीम नाम की स्किल को एक्टिव कर देता है। तो उसकी स्वार्ड से फिर से एक लाइट स्लैश निकलकर डंजन बॉस की ओर बढ़ने लगता है। तो वो भागते हुए कहता है मुझे जल्द ही एक और अटैक करना होगा। और हम देखते हैं कि फ्रैंक अपना दूसरा अटैक करने के लिए तुरंत ही आग के अंदर कूद जाता है। फ्रैंक को ऐसा करते देख सैली जोर से चिल्लाती है फ्रैंक तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने लाइट स्लैश के ऊपर ही दूसरा अटैक करते हुए कहता है कि मैं अब देखना चाहता हूं कि तू मेरे सबसे खतरनाक अटैक को झेल पाता है कि नहीं। और एक क्रॉस स्लैश नाम का अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि डंजन बॉस के सर पर फ्रैंक के खतरनाक अटैक से भी एक छोटा सा स्क्रैच ही आया हुआ होता है। तो फ्रैंक जोर से चिल्लाता है गाइडो अभी। और इधर गाइडो भी अपनी बो एरो के साथ खड़ा होता है और कहता है ये तुमने कहा है, और अपना तीर चला देता है। और वो तीर सीधे जाकर डंजन बॉस के पेट पर बनी आग के जस्ट ऊपर जाकर लगता है। और इधर फ्रैंक जमीन पर आते हुए कहता है आखिरकार इतनी देर के बाद हम इसे कुछ तो प्रॉपर हिट मार पाए। और तभी फ्रैंक चौंक जाता है क्योंकि अचानक से ही डंजन बॉस फ्रैंक पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। तो फ्रैंक जल्दी से अपनी तलवार को आगे करके डंजन बॉस के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डंजन बॉस के अटैक इतना ज्यादा हैवी होता है कि वो उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। और फिर फ्रैंक के मुंह से खून निकलने लगता है। तो गाइडो जोर से चिल्लाता है सैली फ्रैंक तो गया काम से, अब हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि डंजन बॉस फ्रैंक की बॉडी के पास में खड़ा होता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और तभी सैली जोर से चिल्लाती है फ्रैंक सन, और जल्दी से फ्रैंक और डंजन बॉस के बीच में आ जाता है। और गाइडो सैली को ऐसा करते देख जल्दी से अपनी बो और एरो को तैयार करते हुए कहता है शिट सैली तुम सच में मरना चाहती हो क्या, तुम सच में बहुत बड़ी इडियट हो। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सैली और गाइडो भी हार चुके होते हैं और गाइडो जमीन पर गिरा होता है और सैली अपने घुटनों पर आ गई होती है। तो सैली सोचती है काश मैं फ्रैंक को बचाते हुए इस लड़ाई को लड़ पाती, पर अब तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा अंतिम क्षण है। और वो गाइडो से कहती है सॉरी गाइडो, हमने तुम्हें फोर्स किया था इस लड़ाई में लड़ने के लिए, अगर हम तुझे फोर्स नहीं करते तो कम से कम तू तो इस लड़ाई से सेफली बच पाता। तो गाइडो उठने की कोशिश करते हुए कहता है ऐसी बात मत करो कि मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी सैली, मैं कभी किसी को मेरे डिसीजन नहीं लेने देता और यहाँ रुकना और इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना ये सिर्फ मेरा डिसीजन था। और इतना कहते कहते ही गाइडो जमीन पर गिर जाता है। तो सैली कहती है गाइडो सैन तुम ठीक तो हो ना। पर तभी डंजन बॉस सैली पर अटैक कर देता है और सैली ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मांगा का हीरो क्रोम जल्दी से तलवार उठाकर वहां आता है
और सैली के सर पर जोर से टन की आवाज होती है। तो सैली अपनी आंखें खोलकर देखती है और सोचती है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और जब वो सामने देखती है तो उसे एक पैर दिखाई देता है। तो वो अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि डंजन बॉस के अटैक को क्रोम ने रोक लिया है। और क्रोम उस तलवार को रोकते हुए कहता है मैं हमेशा के लिए कायरो की तरह छुप कर नहीं रह सकता। और गुस्से में आकर चिल्लाकर कहता है आज मैं तुझे यहीं फोड़ दूंगा, तू पत्थर की मूर्ति कहीं के। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैली और डंजन बॉस के बीच में क्रोम तलवार को अपने हाथ में लिए खड़ा होता है। और उसे देखकर सैली कहती है ये तो वही लड़का है जो हमें थोड़ी देर पहले मिला था, ये आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है। और गाइडो उठते हुए कहता है क्या तुम यहाँ आखिरकार क्या करने आए हो। तो क्रोम अपने मन में सोचता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्यों आखिरकार मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रोम एक जगह पर बैठकर सोच रहा होता है अगर मैं वहां गया तो अंत में मुझे अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करनी पड़ सकती है, इसीलिए मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहता है आखिरकार मैं इतने ज्यादा एक्सक्यूज क्यों बना रहा हूँ। और गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोलता है मैं इस बात की क्यों चिंता कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तो बस ये काम कर देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे तो बस जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए ताकि कोई मॉन्स्टर किसी इंसान को हर्ट न कर पाए। इसीलिए तो मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता था, एडवेंचरर जो लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। और मैं बस इस छोटी सी बात की चिंता कर रहा हूँ कि कहीं मेरी ट्रू फॉर्म रिवील न हो जाए। मुझे ऐसी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा लेवल उन लोगों से बहुत ज्यादा है, तो पक्का ही मैं उनकी कोई ना कोई मदद तो कर ही पाऊंगा। और भागते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां डंजन बॉस और क्रोम की तलवारें आपस में टकरा रही होती हैं। और क्रोम उसके अटैक को रोकते हुए सोचता है वैसे तो इसने थोड़ा तो डैमेज लिया है पर हमारे लेवल में इतना ह्यूज डिफरेंस होने की वजह से चीजें लगभग इम्पॉसिबल सी हो गई है। और वो डंजन बॉस का स्टेटस विंडो देखने लगता है जिसमें उसका हेल्थ पॉइंट 152 में से 125 बचा होता है और माना पॉइंट 56 में से 44। तो क्रोम अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है जिसमें उसकी हेल्थ 79 और माना पॉइंट 23 होते हैं। और तभी डंजन बॉस क्रोम पर एक और अटैक कर देता है तो क्रोम फिर से उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन जब डंजन बॉस फिर से उस पर अटैक करता है तो वो जल्दी से पीछे हटते हुए उसके अटैक से बचता है और थोड़ा दूर खड़ा होकर कहता है मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं शायद इससे नहीं जीत सकता। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल इतना तो है कि मैं यहाँ से आराम से बच निकलूंगा। पर वो फ्रैंक को देखकर सोचता है लेकिन इनके पास तो इतना भी मौका नहीं है कि ये यहाँ से भागकर निकल पाए। और वो सैली और गाइडो को देखता है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर वो डंजन बॉस की ओर देखकर सोचता है कि इस पर 3 लोगों ने अटैक किया था लेकिन इसको तो बहुत ही छोटी सी चोटें आई हैं। इसके तो सिर्फ सर पर एक छोटी सी चोट दिख रही है लेकिन इसके पेट में ये आंख, ये मुझे इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा लग रहा है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इस आंख पर ही अटैक करना होगा। और फिर डंजन बॉस क्रोम पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है तो क्रोम उस अटैक को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि क्रोम की तलवार उससे दूर हो जाती है। और डंजन बॉस गुस्से में आ जाता है और वो एक बार फिर से क्रोम पर अटैक कर देता है जिससे क्रोम का पेट बीच से ही चिर जाता है और उसके शरीर से बहुत तेज खून निकलने लगता है। ये देखकर सैली कहती है ये क्या, इसे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कट लग गया है। और गाइडो ये देखकर कहता है ये मुझे कैपेबल तो लग रहा है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कर सकता था वो अब कर चुका है। तभी हम देखते हैं कि क्रोम की आंखों से गुस्से से रोशनी निकलने लगती है और ये देखकर डंजन बॉस भी गुस्से में आ जाता है। तो क्रोम उसे कहता है तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया, सॉरी, लेकिन मैं जितना दिखता हूँ उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक कर देता है जो सीधा जाकर डंजन बॉस की पेट की आंख को बीच से ही चीर देता है।
इतनी ज्यादा चोट लगने की वजह से डंजन बॉस चीखने लगता है और अपने चारों ओर अटैक करने लगता है। तो क्रोम भी जल्दी से पीछे हट जाता है और अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करके अपने पेट के घाव को भरने लगता है और कहता है मेरे पास अनडेड की बॉडी और इतनी शानदार स्किल, दोनों चीजें हैं और ये सब चीजें होने के बाद भी मैं ऐसे मॉन्स्टर से मर सकता हूँ, तो क्यों ना एक असली फाइट करके मारा जाए। और अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए कहता है चलो फिर एक रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। और इधर डंजन बॉस भी अपनी फ्लेयर वोर्टेक्स टेक्निक को एक्टिव कर देता है जिससे उसके चारों ओर आग उठने लगती है। तो क्रोम ये देखकर सोचता है इसने तो अपने आप को आग लगा ली है। और तभी डंजन बॉस आग के बीच से अपनी तलवार से क्रोम पर अटैक करता है। तो क्रोम पीछे कूदते हुए कहता है मैं इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता जब तक ये इस तरह लड़ रहा है। और हम देखते हैं कि डंजन बॉस आग के अंदर से ही अपने अटैक कर रहा होता है। तो क्रोम जल्दी से पीछे हटने लगता है और पीछे हटते हटते वो दीवार के पास पहुंच जाता है और कहता है इसने तो मुझे ट्रैप कर लिया है, अब मैं क्या करूं। पर तभी डंजन बॉस उस पर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और क्रोम उसकी तलवार को अपनी ओर आते देख कहता है मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगा। और सैली भी इस अटैक को देखकर कहती है इस बार तो ये पक्का ही मर जाएगा। और तभी डंजन बॉस का स्लैश अटैक होता है और फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर के हाथ ने उस तलवार को रोक लिया होता है। तो डंजन बॉस भी गुस्से से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि क्रोम अपने एक हाथ को शेप शिफ्टर के हाथ में बदलकर उस तलवार को रोक लिया होता है। यहाँ हमें ये तो पता चल जाता है कि क्रोम अपने किसी एक अंग को भी चेंज कर सकता है। और फिर क्रोम एक हाथ से उस तलवार को पकड़े हुए डंजन बॉस से कहता है ओह तो तुझे क्या लगा, तू जीत गया। और तभी हम देखते हैं कि क्रोम अपने दूसरे हाथ में ली तलवार से डंजन बॉस की आंख पर अटैक कर देता है और अपनी तलवार सीधे उस आंख में घुसा देता है जिससे डंजन बॉस दर्द से चीख पड़ता है। और इधर सैली सोच रही होती है कि उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था लेकिन जो चिल्ला रहा है वो तो खुद मॉन्स्टर है। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और हम देखते हैं कि क्रोम डंजन बॉस के सामने खड़ा होता है इसलिए सैली को क्रोम का हाथ मॉन्स्टर बनते हुए नहीं दिखता। फिर डंजन बॉस अपनी तलवार में भी आग लगा देता है जिससे क्रोम का हाथ जलने लगता है और उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और उसकी आंखों के सामने आग होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाता। तभी अचानक उसे दिखता है कि डंजन बॉस ने उस पर वापस से अटैक कर दिया है। तो वो जल्दी से नीचे झुककर उस अटैक को डोज करता है और मन में सोचता है क्या तू अब तक नहीं मरा, आखिरकार तुझे मारना कितना ज्यादा हार्ड हो सकता है। और क्रोम देखता है कि डंजन बॉस के पेट की आंख दो हिस्सों में बटी होती है पर फिर भी वो जिंदा होता है। तभी डंजन बॉस उस पर एक और अटैक करता है तो क्रोम साइड में हटकर उस अटैक को भी डोज कर लेता है जिससे डंजन की दीवार के दो टुकड़े हो जाते हैं। और क्रोम मन में सोचता है ये तो अब मुझे काउंटर अटैक करने का भी चांस नहीं दे रहा है। वैसे तो मैं इसकी आग का डैमेज ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रीजनरेशन है, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा माना भी खत्म होता जा रहा है। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है जहां उसके माना पॉइंट सिर्फ 5 बचे होते हैं। तो वो अपने मन में सोचता है मैं अब और हिट्स नहीं ले सकता और अगर मैंने और हिट लिए तो ना तो मैं उसे रीजनरेट कर पाऊंगा और इससे मेरी मास्कुरेड टेक्निक भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो मेरा अपोनेंट भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपना फाइनल अटैक करने के लिए एक ओपनिंग तो ढूंढनी ही पड़ेगी। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम दीवार के पास खड़ा होता है और डंजन बॉस उसके सामने अटैक करने के लिए तैयार हुआ होता है। और क्रोम सोच रहा होता है इसकी रीच बहुत ज्यादा है, ये अपना अटैक बहुत दूर तक कर सकता है और अब तो इसे मेरे असली रूप के बारे में भी पता चल गया है तो मैं इसे और ज्यादा सरप्राइज भी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मुझे पहले तो इस दीवार से थोड़ा दूर होना होगा। और तभी डंजन बॉस क्रोम पर अटैक कर देता है। उस अटैक से तो क्रोम साइड में होकर बच जाता है लेकिन उस अटैक की वजह से डंजन की दीवार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो क्रोम सोचता है ये अपने वारों में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लगता है ये मुझे अब यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहता।
और सैली उसे देखकर कहती है, ये लड़का अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। और गाइडो अपनी बोएरो के पास जाते हुए कहता है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। और अपनी बो को हाथ में ले लेता है और लेटे लेटे ही एक तीर छोड़ते हुए कहता है, मैं ऐसे ही किसी रैंडम घूमने वाले लड़के से नहीं बचाया जा सकता। और हम देखते हैं कि गाइडो का तीर डंजन बॉस के सर के पास से होते हुए डंजन की छत पर जाकर लगता है। तो उस तीर को देखकर क्रोम सोचता है, ये तो वही आर्चर है जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था। क्या इसने अपना अटैक मिस कर दिया? और जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तीर डंजन की छत पर जाकर लग गया है और वहां से डंजन की छत टूटने लगती है और छत से एक मोटा सा पत्थर टूटकर सीधे जाकर डंजन बॉस के सर पर लगता है। डंजन बॉस के सर पर पहले ही फ्रैंक के अटैक की वजह से थोड़ी चोट आई हुई होती है, तो उस पत्थर के लगने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तो क्रोम जल्दी से अपनी तलवार को हाथ में लेकर तैयार होते हुए कहता है, इसके सर पर लगी चोट बड़ी हो गई है, यही मेरा चांस है अटैक करने का। और वो अपनी तलवार को सीधे डंजन बॉस के पेट की आंख में घुसा देता है, पर डंजन बॉस अपने चारों ओर बहुत बड़ी आग लगा लेता है, जिससे क्रोम को पीछे हटना पड़ता है। और फिर डंजन बॉस अपने पेट पर लगी तलवार को भी निकाल देता है। तो क्रोम उससे दूर हटते हुए सोचता है, वैसे तो मैंने इसे डैमेज दिया है, लेकिन इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ। अभी ये बहुत ज्यादा दर्द में है, तो मुझे इस पर अटैक कर देना चाहिए। पर मैं अटैक कैसे करूं, क्योंकि मेरी तलवार तो इसके पैरों में आकर गिर गई है और इसने अपने चारों ओर इतनी बड़ी आग लगा रखी है कि मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा हूं। और तभी क्रोम को एक आइडिया आता है और क्रोम कहता है, इन दैट केस मुझे अपने इस चीज से ही वार करना होगा। और वो अपने एक हाथ को वापस से शेप शिफ्टर के हाथ में चेंज कर देता है और बहुत स्पीड से भागते हुए डंजन बॉस के पास आने लगता है और उछलकर डंजन बॉस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हुए कहता है, ये तेरा अंत है। और हम देखते हैं कि क्रोम अपना हाथ सीधे उसके पेट की आंख में घुसा देता है, जिससे उसके पेट से बहुत तेज रोशनियां निकलने लगती हैं और एक धमाका होता है, जिससे डंजन बॉस जमीन पर गिर जाता है। तो क्रोम अपने हाथ को वापस इंसान के हाथ में बदलते हुए साइड में खड़ा होकर उसे देखता है और कहता है, मैं जीत गया, आखिरकार मैं जीत ही गया। और वो भी डंजन बॉस जो कि 30 लेवल पर था। और तभी वहां सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और वो बताती है 630 एक्सपी मिली और आपका लेवल 21 से 25 हो गया है। फिर क्रोम डंजन की ओर देखकर कहता है, डंजन एक दूसरा डायमेंशन होता है जो कि इविल माना से बना होता है और ये इविल माना सिर्फ डंजन बॉस ही अंडरग्राउंड से निकाल सकते हैं। और अब जब ये डंजन बॉस डिफीट हो चुका है तो यहाँ इविल माना निकालने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ डंजन डिजास्टर रुक गया है बल्कि यहाँ के स्पॉन रेट भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और गाइडो की ओर देखते हुए सोचता है, इन्होंने मेरी असली फॉर्म तो नहीं देख ली ना। और इधर गाइडो उसकी ओर देखकर सोच रहा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसने हमें बचाया है, पर इसने एक ऐसे मॉन्स्टर को हराया है जिसके खिलाफ हमें जीतने का कोई चांस नहीं था और हम तो 3 लोग थे और ये अकेला, फिर भी इसने उसे आराम से हरा दिया, चाहे ये किसी दूसरे टाउन से ही क्यों ना हो। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि मैंने इसके बारे में कहीं तो सुना होता, पर ये सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिरकार ये इस दुनिया में है कौन। और इधर हम देखते हैं कि क्रोम अपनी सिस्टम स्क्रीन देखते हुए सोचता है, इस डंजन बॉस को हराने की वजह से मेरा बहुत ज्यादा लेवल अप हो गया है। सच में मेरे लिए तो ये डंजन डिजास्टर बहुत अच्छा रहा है। और हमें क्रोम की सिस्टम स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें उसका लेवल 25 हो गया होता है और उसका हेल्थ पॉइंट 47 बचा होता है और माना पॉइंट तो सिर्फ 2 पे आ गया होता है। पर क्रोम अपने लेवल्स को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है, मॉन्स्टर अपना इवोल्वेशन अपने नजदीकी आइडियल फॉर्म में करते हैं। मैं श्योर हूँ कि अगली बार जब मेरा इवोल्वेशन होगा तो मैं और ज्यादा इंसानों जैसा दिखने लगूंगा। तभी क्रोम के पास
कोई आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, और क्रोम देखता है कि वो सैली होती है। तो सैली उसे कहती है थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा नाम सैली है। तो क्रोम अचानक से सैली को अपने इतने पास देखकर हड़बड़ा जाता है और अपनी सिस्टम स्क्रीन को छुपाते हुए कहता है क्या? तो सैली कहती है मुझे तुम्हारा नाम जानना है, क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो? पर क्रोम के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और वो सोचता है क्या मेरा माना तो लगभग खत्म होने वाला है, अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही माना पॉइंट बचे हैं, इसलिए अब मैं और ज्यादा ह्यूमन फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि मास्कुरेड स्किल की वजह से हर 10 मिनट में उसका 1 माना पॉइंट कंज्यूम होता है, जिससे वो इंसान बना रह सकता है। और अब उसके पास सिर्फ 2 माना पॉइंट होते हैं, मतलब वो सिर्फ 20 मिनट ही इंसान बना रह सकता है। तो क्रोम हड़बड़ाते हुए सोचता है मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर निकलना होगा। और सैली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है अपना नाम तो बता दो। पर क्रोम वहां से भागते हुए कहता है सॉरी, पर मेरे पास इन फॉर्मेलिटीज के लिए इतना टाइम नहीं है। और सैली उसे भागकर जाते हुए देखती है और कहती है वो तो भाग गया। और गाइडो उसे भागते हुए देखकर कहता है आखिरकार इस आदमी को ऐसी क्या काम है जो ये इतनी ज्यादा जल्दी कर रहा है? ये तो डंजन बॉस का मैजिक स्टोन भी नहीं लेकर गया। डंजन बॉस का मैजिक स्टोन, ये तो प्रूफ है डंजन डिजास्टर को रोकने का, और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है। और इधर सैली खुश होते हुए कहती है इसने हमारी जान बचाई और बिना अपना नाम बताए ही यहाँ से चला गया, ये सच में एक बहुत ही हम्बल आदमी है। और गाइडो कहता है ये हो ही नहीं सकता कि बस इतनी सी की बात हो, आखिरकार क्यों वो डंजन में अकेला ही इधर उधर घूम रहा है और उसे इस लड़ाई में इतना ज्यादा डीप घाव हुआ था, पर 2 सेकंड बाद ही उसका घाव भर गया। आखिरकार उसके पास ऐसी कौन सी स्किल है? और तभी फ्रैंक खड़े होते हुए कहता है गाइडो तुम सच में कितने ज्यादा डिस्ट्रस्टफुल हो। तो गाइडो चौंकते हुए उसकी ओर देखकर कहता है फ्रैंक तुम जिंदा हो और तुम जाग गए। तो फ्रैंक कहता है हम उस पर कितना ज्यादा शक कर रहे थे, फिर भी वो हमें बचाने आया, उसकी जरूर ही शायद कोई अपनी प्रॉब्लम होगी, पर मैं इतना तो पक्का हूँ कि वो कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता। तो गाइडो भी फ्रैंक की बात से सहमत होते हुए कहता है हाँ मुझे भी अब तो ऐसा ही लगता है। और फिर हम देखते हैं कि डंजन बॉस के पेट की आंख में एक तलवार घुस जाती है, वो तलवार गाइडो ने घुसाई होती है और वो उसका पेट चीर रहा होता है। इधर फ्रैंक कहता है एक इतने बड़े मॉन्स्टर के पेट से मैजिक स्टोन निकालना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और सैली कहती है क्या ये सही होगा कि हम मैजिक स्टोन ले रहे हैं, क्योंकि इसे हराने वाला तो वो लड़का था। तो फ्रैंक कहता है हमें मैजिक स्टोन की जरूरत है ताकि हम सबको ये दिखाकर साबित कर पाए कि डंजन डिजास्टर खत्म हो गया है और हम उसे रीपे कर सकते हैं अगर हम भविष्य में कभी दोबारा मिले तो सैली कहती है वो दोबारा मिलेगा क्या? सच में हम उसे दोबारा देख पाएंगे? और ये सोचते हुए सैली के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और वो कहती है हाँ हम जरूर एक न एक दिन तो वापस से मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्रोम डंजन में एक जगह पर आकर खड़ा होता है और वो शेप शिफ्टर की फॉर्म में आ गया होता है और वो सोचता है मास्कुरेड स्किल लगभग उनके सामने ही खत्म हो गई थी, वो तो शुक्र है कि मैं समय पर वहां से निकल गया, क्योंकि मैंने वहां बहुत ज्यादा रीजनरेशन स्किल का यूज किया था, इसीलिए मेरे माना पॉइंट इतनी जल्दी खत्म हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे वहां से बिना कुछ बोले ही भागना पड़ा। पर अब मेरा लेवल 25 हो गया है और मेरा माना पॉइंट भी बढ़कर 36 पर पहुंच गए हैं। मास्कुरेड स्किल हर 10 मिनट में 1 माना पॉइंट कंज्यूम करता है, तो अब मैं 6 घंटे तक ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन कर पाऊंगा और मेरे माना पॉइंट आधे दिन में ही रिकवर हो जाते हैं। तो अगर मैं एक घर में आधे दिन तक छिपा रहूं और आधे दिन बाहर घूमूं तो मैं बाहर निकल सकता हूं, पर टाउन के घर में 6 घंटे तक छिपे रहना ये तो इम्पॉसिबल रहेगा। और फिर क्रोम को कलाइमा की याद आने लगती है, तो क्रोम भावुक होकर कहता है ये मेरे लिए मेरी स्किल की ट्रेनिंग है। तो चलो फिर वापस से ह्यूमन सोसाइटी में वापस चलते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें बाहर रेबर्ग में एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है।
जहां बहुत से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक कहता है, क्या वेस्टर्न केव में डंजन डिजास्टर शुरू हुआ था और तुम ये कह रहे हो कि तुमने उसे मार भी दिया? तुम सच तो बोल रहे हो ना फ्रैंक? और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक, सैली और गाइडो उन सब के आगे खड़े होते हैं। तो फ्रैंक कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ और आज से पहले मैंने कभी भी लेवल 30 का मॉन्स्टर नहीं देखा था, और अगर हमने उस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं किया होता तो अब तक तो ये पूरा का पूरा एरिया ही मॉन्स्टर नेस्ट में बदल गया होता। और तभी वहां एक बूढ़ा इंसान आता है और कहता है, इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि तुम उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहे हो, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को तुम्हारे द्वारा हराए जाना ये मुश्किल है। और फिर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी गिल्ड मास्टर गार्स होता है। तो फ्रैंक गिल्ड मास्टर को कहता है, उसे हराने वाले हम नहीं हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर भी चौंक जाता है और कहता है, क्या? और मन में सोचता है, अगर इन्होंने नहीं हराया तो फिर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हराने वाला आखिरकार है कौन? और तभी सैली खुश होते हुए आगे आते हुए कहती है, हाँ फ्रैंक सही कह रहा है, वो तो एक ऐसा नाइट था जो अचानक से आगे आया और डंजन बॉस को एक ही झटके में हराकर वहां से चला गया। तो गिल्ड मास्टर कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि उस एक आदमी ने 30 लेवल के बॉस मॉन्स्टर को हराया है? वैसे ये सब तुम कह रही हो, तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा फ्लावर ही जड़ते रहते हैं और तुम अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें मन से बनाती रहती हो। शायद वहां कुछ और ही हुआ होगा और तुमने कुछ और ही देख लिया होगा। तो सैली अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, क्या? और फिर सामने आकर कहती है, पर ये सब सच है। हम एक ऐसे आदमी के द्वारा बचाए गए जिसके सफेद बाल थे और सफेद चेहरा और उसकी आंखें भी बहुत तेज थी। ये सुनकर गाइडो मन में सोचता है, क्या एक मैनली फेस? और उसके दिमाग में क्रोम का चेहरा आने लगता है, जिसमें उसका चेहरा देखने से ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो मरा हुआ हो। तो वो सैली से कहता है, सैली तुम हर चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रही हो? तो सैली कहती है, गाइडो सैन, वो तुम हो जो उसे बुरा दिखाना चाहते हो। मैं तो उसके बारे में सब कुछ सच सच ही बता रही हूँ। तो फ्रैंक कहता है, वैसे हमने भी उसकी थोड़ी मदद की थी, लेकिन अगर बात की जाए मॉन्स्टर को हराने की तो उसमें ज्यादातर काम तो उसी का था। और इधर गिल्ड मास्टर कहता है, मैं फिर भी तुम सब पर विश्वास नहीं कर सकता। तो फ्रैंक एक बड़े मैजिक स्टोन को बाहर निकालते हुए कहता है, आपको कौन कह रहा है कि आप हम पर विश्वास करो? पर हमारे पास सबूत है ये साबित करने के कि हमने डंजन बॉस को हरा दिया है। ये मैजिक स्टोन एक 30 लेवल बॉस का है। और उस मैजिक स्टोन को देखकर वहां सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वहां एक कहता है, ये मैजिक स्टोन तो सच में बहुत ही बड़ा और चमकदार है। तो दूसरा कहता है, क्या ऐसा सफेद बालों वाला लड़का सच में मौजूद है? ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई एडवेंचरर सच में एग्जिस्ट करता तो वो पक्का ही फेमस होता। और तुम हमें ये कहना चाहते हो कि ज्यादातर काम उसे हराने में उसी लड़के ने किया था और वो बिना मैजिक स्टोन लिए ही वहां से चला गया? तो एक आदमी कहता है, हो सकता है कि वो थोड़ा शर्मीला आदमी हो और वो किसी के सामने ना आना चाहता हो। तो दूसरा उसे कहता है, और हो सकता है कि वो एक बैटल जंकी हो जिसे सिर्फ लड़ाई ही करना पसंद हो। और इधर सैली भी कहती है, हो सकता है कि वो कहीं दूर से आया हुआ प्रिंस हो जो अपनी ट्रेनिंग के बीच हो, क्योंकि उसके अंदर की ताकत और उसकी स्किल्स किसी नोबल इंसान के जैसी ही लग रही होती है। तो फ्रैंक सैली से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। और मन में सोचता है, उस आदमी के पास कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा जो वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था, और हम उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें फैला रहे हैं, ये उसके लिए गलत हो सकता है। अब हमें उस लड़के को भूल जाना चाहिए। और फिर हमें उन लोगों की भीड़ में कलाइमा दिखाई जाती है जो सोच रही होती है, एक 30 लेवल के बॉस के साथ अकेला आदमी लड़ाई कर रहा है। सुनकर तो अब ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई ताकतवर अननोन एडवेंचरर है। और वैसे भी वेस्टर्न केव वही डंजन है जहां मेरा भाई गायब हुआ था। और फिर कलाइमा को उस तलवार की याद आने लगती है जहां पर क्रोम का मैसेज होता है, और वो अपनी तलवार को हाथ में पकड़ते हुए कहती है, मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि वो डंजन डिजास्टर के बीच में ना आ गया हो। वैसे भी अब जब
डंजन बॉस हार गया है, तो अब वहाँ कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो अर्थ के नीचे से माना को एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए वहाँ बहुत ही कम मॉन्स्टर अपेयर होंगे और वहाँ एक नया बॉस आने में कुछ साल तो लगेंगे ही। और जब वहाँ कोई बॉस नहीं है तो वो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित जगह हो गई है। क्या मुझे वहाँ जाकर उसे वापस से ढूंढना चाहिए? और फिर हमें एक दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैजिक स्टोन्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। वहाँ फ्रैंक ने अपना बड़ा मैजिक स्टोन बेच दिया होता है और वो अपने हाथ में पैसों की पोटली लेकर कहता है, ये सच में बहुत बड़ा रिवार्ड है। अपनी जान को खतरे में डालने के बदले बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। तो गाइडो कहता है, इतने पैसों से तो मैं हमारे सारे कर्जे उतार दूंगा और हम नए इक्विपमेंट भी ले पाएंगे, और ये सब कुछ होने के बाद भी शायद हमारे पास कुछ इतने पैसे बच जाएं कि हम कुछ लग्जीरियस चीजें खरीद पाएं। पर फिर भी ये किसी इंसान की जिंदगी के बराबर की कीमत नहीं रख सकता। और सैली कहती है, हमने तो उस मैजिक स्टोन को बेचकर बहुत पैसे कमा लिए हैं, लेकिन उस आदमी का क्या? मैं तो सच में बस यही चाहती हूँ कि वो डंजन के अंदर सुरक्षित हो। तो फ्रैंक कहता है, हे सुनो, हम आखिरकार कर भी क्या सकते थे? वो तो बिना हमें कुछ कहे सीधे ही भाग गया, और वो भविष्य में कभी आकर हमसे इस बारे में पूछेगा तो शायद हमें उसे इसका कुछ हिस्सा देना होगा। तब तक तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि शायद वो इन सब चीजों को चाहता ही नहीं था। इन पैसों को 3 भागों में बांटने के बाद ये हिस्सा गाइडो का है और ये दूसरा हिस्सा सैली का, और ये थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मैं सैली को दे रहा हूँ। तो सैली शौक होते हुए कहती है, फ्रैंक मैं इतने पैसे नहीं ले सकती, सच में ये बहुत ज्यादा है। तो फ्रैंक हंसते हुए कहता है, रख लो, वैसे भी तुम बहुत समय के बाद वापस से अपने घर जा रही हो, तो तुम्हें वहाँ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, पर वहाँ थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अब वैसा काम नहीं करता जैसा कि यहाँ काम करता है। तो सैली जल्दी से अपना सर झुकाते हुए कहती है, थैंक यू फ्रैंक सैन, मैं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद कहती हूँ, और शायद किसी दिन मैं तुम्हारी इस दया का 10 गुना वापस लौटाऊंगी। तो फ्रैंक कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सैली उन्हें बाय करके वहां से जाने लगती है। तो फ्रैंक भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसे बाय करता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे गाइडो अपने सीरियस लुक में खड़ा होता है और कहता है, ये लड़की वहां जाकर जितना भी पैसा इसने कमाया है वो चर्च में डोनेट करना चाहती है, जिस चर्च ने इसको पाला है। और बेसिकली कहा जाए तो ये अपने सारे पैसे वहां बर्बाद करने वाली है। सच में कितनी ज्यादा स्टूपिड है ये। सैली की दया भावना और तुम्हारी महानता भरी बातें, मैं सच में इन सब से थक चुका हूँ। तो फ्रैंक कहता है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी के अंडरग्राउंड का माना और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और कुछ ज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार कुछ ही सालों में ये पूरा का पूरा किंगडम ही डंजन द्वारा निगला जाएगा। ये शायद मीनिंगलेस हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर फाइट करते हैं और उससे मिले पैसों को डोनेट कर देते हैं, जो कि हमने डंजन डिजास्टर से कमाए होते हैं। पर हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है, जिसकी वजह से हम मदद करने से पीछे नहीं हट सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मीनिंगलेस है, और शायद ये पूरा भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम इसी बात के लिए ही तो उस बॉस से फाइट करने के लिए तैयार हुए थे। तो गाइडो कहता है, लेकिन उस टाउन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और अब उस टाउन की मदद करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। तुम तो जानते ही होगे कि उस जगह को अब क्या बुलाया जाता है, द रूइंड सिटी ओल्डफील्ड। सैली को अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और उस सिटी को भूल जाना चाहिए। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है, जो अपने शेप शिफ्टर की फॉर्म में हंटिंग कर रहा होता है, और वो डंजन में गारगोयल्स को मार रहा होता है, जिससे उसे 36 एक्सपी पर गारगोयल मिलती है। तो वो अपने स्टैट्स देखते हुए कहता है, मैं आज पूरे दिन से मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा हूँ, इससे मैं ताकतवर तो हो रहा हूँ, लेकिन मैं अब और ज्यादा लेवल अप नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि क्रोम की स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है कि उसका लेवल अभी भी 25 पर है। तो क्रोम कहता है, लगता है कि इस डंजन के लिए ये लेवल ही लिमिट है।
और मैं यहाँ और ज्यादा लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। और अब तो यहाँ बॉस भी मारा जा चुका है, तो यहाँ बेरली ही कोई और मॉन्स्टर आएगा। और जैसे जैसे यहाँ वक्त गुजरेगा वैसे ही एडवेंचरर्स यहाँ आएंगे और मैजिक स्टोन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बॉस मरने के बाद अब यहाँ ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है और मैजिक स्टोन इकट्ठा करना यहाँ बहुत ज्यादा सरल काम है। बेसिकली मेरे पास अब यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बचा है। मुझे यहाँ से निकलकर कोई दूसरा डंजन ढूंढना होगा ताकि मैं अपना लेवल और हाई लेवल पर पहुंचा पाऊं। और मन में ही सोचता है मुझे वापस ह्यूमन सोसाइटी में जाने की जरूरत है ताकि मैं वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊं। वैसे मैं चाहता था कि मेरा लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाए ताकि मैं मास्कुरेड स्किल को और ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाऊं, पर अब लगता है मुझे अपने इसी लेवल के साथ ही सिटी की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं कमाइला के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर कैपिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ मेरा भेद खुल सकता है। वैसे तो मैं ह्यूमन फॉर्म ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फैंक्स को बिल्कुल नहीं छुपा पाता और मेरे चेहरे पर ये मार्क्स, मैं इन्हें अंधेरे डंजन में तो छुपा कर मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन एक शहर वहाँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे लिए बाहर कोई ना कोई तो अच्छा सा टाउन मिल ही जाएगा। और तभी उसे डंजन में आने से पहले की बात याद आती है, जहाँ उसका साथी कह रहा होता है तुम अपने सामान को ओल्डफील्ड टाउन में ले जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कितनी अच्छी है, पर मुझे वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रोम उससे पूछता है क्या ओल्डफील्ड सच में इतनी बुरी जगह है? तो उसका साथी उसे बताता है ऑफ कोर्स वो जगह बिल्कुल खत्म सी हो गई है। डंजन डिजास्टर की वजह से उस सिटी का इतना बुरा हाल हो गया है कि अब तो तुम उसे सिटी भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी किसी की भी डेड बॉडी की कोई कदर नहीं करता और वहाँ सड़कों पर ही मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। तो क्रोम सोचता है अगर वहां पर ऐसी ही बात है तो फिर मैं वहां जा सकता हूँ। जब वो लोग इतने ही बुरे हैं तो मेरे जैसे सस्पिशियस आदमी पर नहीं ध्यान देंगे। और अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊं और कुछ कपड़े अपने मुंह को ढकने के लिए ले लूं और समय समय पर अपने माना पॉइंट्स को रिकवर करता रहूं, तो मेरी मास्कुरेड टेक्निक भी लगातार काम करती रहेगी और मैं वहां जाकर कुछ मैजिक स्टोन्स भी बेच सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ मॉन्स्टर को मार कर पाए हैं। फिर क्रोम को बाहर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो बहुत समय के बाद डंजन से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर धूप गिरती है। तो वो कहता है चलो फिर चलते हैं, अब मैं रूइन सिटी में घुसने की कोशिश करता हूँ। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें ओल्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन वहां हर जगह टूटी फूटी दीवारें दिख रही होती है। और क्रोम भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वहां आ गया होता है और वो कहता है तो ये वो रूइन सिटी है जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें सुनी थी। जब यहाँ डंजन डिजास्टर हुआ था तो कंट्री ने इस टाउन को अबैंडन कर दिया था। इस टाउन की तो सच में उतनी ही बुरी हालत है जितनी कि मैंने रूमर्स में सुनी थी। यहाँ के लोगों को तो सच में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो मेरा यहाँ आना एक टेस्ट की तरह है और मुझे यहाँ टाउन में मास्कुरेड टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है और लोगों से जानकारी इकट्ठा करके एक डंजन को ढूंढना है। पर फिर भी मुझे यहाँ लोगों के बीच आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर यहाँ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे यहाँ कोई कपड़े खरीदने होंगे ताकि मैं अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक पाऊँ। इस वक्त मैं अपने मास्कुरेड टेक्निक को सिर्फ 6 घंटे ही मेंटेन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह भी ढूंढनी होगी जहाँ मैं वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में आकर माना पॉइंट को रिकवर कर पाऊँ। इसलिए चलो पहले पैसों का जुगाड़ करते हैं। और वो एक मैजिक स्टोन सेलिंग शॉप पर पहुंच जाता है और वहां टेबल पर 3 मैजिक स्टोन रखकर कहता है कि ये 3 मैजिक स्टोन लेवल 20 मॉन्स्टर के हैं। तो वहां मौजूद गंजा दुकानदार कहता है ओह, तुम्हारा जैसा कमजोर दिखने वाला इंसान जिसके पास मुझे कोई हथियार भी नहीं दिख रहा है, क्या ये सच में तुमने मारे हैं? तो क्रोम ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मैंने ही मारे हैं।
और मन में सोचता है ये वो कुछ स्टोन्स हैं जो गार्गोयल को मारकर मैंने उठा लिए थे। ये शायद टाउन में कुछ देर रहने के लिए मेरे लिए काफी होंगे। और वो गंजा दुकानदार कुछ पैसे गिराते हुए कहता है इन सब चीजों के 500 गोल हुए। तो क्रोम शौक होते हुए कहता है क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें गिनती नहीं आती या कुछ और ही बात है? अगर मैं इनको कैपिटल में बेचता तो कम से कम इसके 10 गुना कीमत मुझे मिल जाती। तो गंजा कहता है हाँ, अगर तुम इसे कैपिटल में बेचते तो तुम्हें मिल जाती। तो क्रोम पूछता है तो फिर तुम मुझे क्यों पैसे नहीं दे रहे हो? तो गंजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये ओल्डफील्ड है। ये ह्यूमन सोसाइटी से अलग ही एक टाउन है। और वैसे भी ये मैजिक स्टोन तुमने चुराए ही है। तो क्रोम कहता है नहीं, ये मैंने मॉन्स्टर्स को मार कर हथियाए हैं। तो गंजा कहता है और हम यहाँ ना तो तुम्हारे गिल्ड के बारे में पूछ रहे हैं और ना ही तुम्हारे एडवेंचरर प्लेट को चेक कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी निकाल रहे हैं और ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये मैजिक स्टोन कहाँ से और कैसे हथियाए हैं। और मैं तुम्हें इस चीज के लिए भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो तुमने कपड़े पहने हैं उन पर मुझे ह्यूमन ब्लड दिख रहा है। और वैसे तुम इन मैजिक स्टोन्स को बेचने के लिए और कहीं भी ले जा सकते हो, पर तुम्हें सिटी से बाहर जाते समय अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ मैजिक स्टोन्स के साथ आदमी का गायब होना आम बात है। तो क्रोम वो 500 गोल लेकर वहां से निकलने लगता है और सोचता है ये तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा कम मिले हैं। ये तो मेरे 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। उसने मुझे ठगा है क्योंकि उसने मुझे देखकर सोचा होगा कि मैं इस टाउन का नहीं हूँ और वैसे भी मुझे इस टाउन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं उससे ज्यादा नेगोशिएशन भी करता तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी क्रोम के पीछे एक आदमी आता है और वो कहता है बच्चे, मैंने तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो क्रोम पीछे घूमते हुए कहता है क्या, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो आदमी कहता है मैं जैफ हूँ और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ओल्डफील्ड गिल्ड का जाना माना आदमी हूँ और तुम मुझे एक आउटसाइडर लग रहे हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई भी लूट सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बता दूं। तो क्रोम कहता है क्या रूल्स? यहाँ के रूल्स भी हैं? और मन में सोचता है इसे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये कोई अच्छा आदमी है। पर तभी जैफ क्रोम को पकड़कर दीवार के सहारे लगा देता है। तो क्रोम भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो जैफ सीरियस लुक देते हुए कहता है तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दे। अगर तेरे पास ये पैसे रहेंगे तो तुझे यहाँ कोई भी लूट सकता है, इसलिए ये तू मुझे दे देगा तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। सोचता है तो ये आदमी मुझे लूटना चाहता है, आखिरकार इस दुनिया में क्या हो रहा है? और जैफ का हाथ पकड़ते हुए कहता है सॉरी, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। तो जैफ मुस्कुराते हुए कहता है हे, तू मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे? पर क्रोम उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे झटक देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? ये तो दिखने में एक छोटा बच्चा लग रहा है। और वही पास में खड़ा आदमी कहता है देखो देखो, जैफ को एक छोटे से बच्चे ने गिरा दिया। तो पास में खड़ी लड़की कहती है हो सकता है कि वो वैसे ही गिर गया हो। और फिर क्रोम जैफ को कहता है चलो मैं गैस करता हूँ, तुम्हारा लेवल कम से कम 20 लेवल पे तो है। और जैफ गुस्से में आकर अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि तेरा जैसा बच्चा मुझसे लड़ेगा? और क्रोम ये देखकर घबराते हुए सोचता है क्या ये आदमी सच में सीरियस है? ये यहाँ दिन दहाड़े मेरा मर्डर करने के लिए तलवार बाहर निकाल रहा है। और हम देखते हैं कि वो 2 लोग जो पास में खड़े होते हैं वो जैफ को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ जैफ, इतना ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो जैफ कहता है छोड़ दो मुझे उसको मर्डर करना है क्योंकि उसने मेरा मजाक उड़ाया है। मैं जैफ हूँ और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा मजाक उड़ा पाए। पर तभी क्रोम भागते हुए कहता है यही मेरा चांस है और एक ही लात में जैफ की तलवार को उसके हाथ से छुड़ा देता है और कहता है ये लगा अटैक सीधा टारगेट पर। और जैफ अपनी तलवार को जमीन पर गिरे हुए देखकर कहता है ये सच में बहुत ही पागल लड़का है।
आज तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। लेकिन क्रोम तुरंत वहां से भागने लगता है और कहता है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अटैक करो और भाग लो। तो पीछे से जेफ कह रहा होता है तू स्कैम कहीं के, अगली बार जब तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और थोड़ी दूर जाकर क्रोम सोचता है मैं वैसे तो उसको हरा सकता था, लेकिन फिर मुझे वहां और लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ सकती थी। मैं तो बस अभी इस शहर में आया हूँ और मुझे अभी लूटने की कोशिश भी कर ली गई। ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ क्रोम अपनी शेप शिफ्टर फॉर्म में एक बेड पर बैठा होता है और सोच रहा होता है यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ, इतना तो मैं डंजन में अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के बाद भी नहीं थकता। और मैंने यहाँ एक ब्लेड और एक रोब खरीद लिया है, रोब से मैं अपना चेहरा ढक सकता हूँ। और मैंने यहाँ रहने के लिए एक कमरा भी किराए पर ले लिया है, पर अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चाकू 240 गोल का ले लेता है और एक पुराना कपड़ा जिसकी कीमत 60 गोल होती है और उस कमरे का किराया 110 गोल होता है। तो क्रोम सोचता है मैं यहाँ अपने पैसे बचाने के लिए शेड रूम भी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे अपने माना को रिकवर करने के लिए अपनी मास्कुरेड स्किल को अंडू करना पड़ता है। वैसे मुझे यहाँ ह्यूमन सोसाइटी में ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है, इसलिए मुझे ज्यादा सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि मैं कोई नया डंजन ढूंढ पाऊँ और वहां जाकर अपना लेवल अप कर पाऊँ। इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, इससे पहले कि किसी को मेरे बारे में पता चले। और फिर हमें दिन के समय किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान खड़ा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा पैसे है सैली, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है और सारे पैसे यहीं देना चाहती हो। तो सैली एक बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहती है फादर आप ज्यादा मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस सिटी का पूरा ख्याल रखूंगी और मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके उतने ज्यादा अनाथों की मदद कर पाऊं। और हमें पता चलता है कि सैली एक चर्च में होती है जहां प्रीस्ट कह रहा होता है ये मनी सच में बहुत ही बड़ी हेल्प है, पर ये पैसे तुमने कमाए हैं इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा हिस्सा तो रखना ही चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। और तुम्हें चर्च के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ के बारे में भूल जाना चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी और अच्छी तरीके से जी पाओ। तो सैली कहती है ये नहीं हो सकता, मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकती। आखिरकार मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ कि डंजन डिजास्टर के बाद जब मेरे माता पिता नहीं रहे तब मुझे चर्च ने ही पाला था और मुझे यहाँ पर बहुत सारे छोटे भाई और बहन मिले हैं जिनका मुझे हमेशा ख्याल रखना है। तभी एक छोटा बच्चा सैली से पूछता है सैली क्या तुम कैपिटल में सच में बहुत फेमस एडवेंचरर हो? तो सैली कहती है हाँ ये सही बात है, मैं बहुत फेमस हूँ। तो वो बच्चा कहता है तो फिर तुम डिजास्टर का होल भी बंद कर सकती हो। सैली ये सुनकर थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है हाँ ये एक दिन मैं जरूर कर दूंगी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मुझे मिलेगा ही। और फिर सैली चर्च से निकलते हुए कहती है मैं वापस आऊंगी, तुम्हें अपना ध्यान रखना है। तो प्रीस्ट कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना सैली चैन, मुझे पता है कि तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक एडवेंचरर की जिंदगी सच में बहुत खतरनाक होती है, इसलिए अपना ध्यान रखना और जितना हो सके उतना सेफ रहने की कोशिश करना। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है जो बाहर कहीं गलियों में घूम रहा होता है और सोचता है यहाँ के लोग कितने अनफ्रेंडली हैं, मुझे तो यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल पाई, यहाँ जिसे देखो वो मुझे लूटना ही चाहता है बस। क्या मुझे मैजिक स्टोन्स को लेकर कैपिटल में बेचने जाना चाहिए ताकि मुझे अच्छे पैसे मिल पाए? पर मैं वहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मैं दिखने में भी बहुत सस्पिशियस दिखता हूँ, तो गार्ड मुझे इमीडिएटली रोक देंगे। मेरे लिए तो बस एक यही सिटी है जहाँ मैं बाहर दिन की रोशनी में भी घूम सकता हूँ, और अगर मैं वहाँ गया तो मुझे हो सकता है कि मेरे पुराने साथी मिल जाएं और ये मेरे लिए बहुत बड़े रिस्क की बात हो सकती है। इसीलिए ओल्डफील्ड सच में बहुत ही अच्छी और सेफ चॉइस है। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने सैली खड़ी होती है जो उसे देख लेती है
और क्रोम को ऐसे अचानक देखकर सैली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और क्रोम भी उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज सा दिख रहा होता है। तो सैली जल्दी से हंसते हुए और क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, तुम तो वही हो जिसने हमारी जिंदगी को बचाया था। और क्रोम सैली को देखकर और ये सुनकर सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ कहाँ फंस गया, ये लड़की भी मुझे यही मिलनी थी। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।